हाय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे टीचिंग एग्जाम्स पर। देखिए दोस्तों, इस चैनल पे आपको टीचर से संबंधित और बीएड बीटीसी और जितने भी कोर्स हैं शिक्षा से संबंधित उस सभी का जो है इस पे तैयारी करवाई जाती है। तो देखिए आपकी एक है MSD SU मतलब आजमगढ़ जो यूनिवर्सिटी बनी है उसका जो एग्ज़ाम हो रहा है बीएड का, जो बीएड प्रथम सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है, प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा है। तो आपको 20 तारीख को सेकंड सेमेस्टर का प्रथम सेमेस्टर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होने वाला है 20 तारीख को होने वाला है। तो उसके लिए हम बहुत इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, बीएड प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र हम लेकर चल रहे हैं। और इस द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है, अधिगमकर्ता का विकास। अधिगमकर्ता का विकास आज हम इसको जो है, जो 2 नंबर में पूछता है, 10 नंबर का जो पूछता है, 10 क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर का होता है तो 20 क्वेश्चन का। तो हम इस वीडियो में आपको 20 नंबर का जो अति लघुत्तरी वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें 2 नंबर का पूछा जाता है, मतलब 2 नंबर का होता है और 10 क्वेश्चन होता है, तो आपको 20 नंबर मिलते हैं। तो हम उसी पे आज बात करेंगे। और आज जो है ये वीडियो अगर आप देखकर चले जाते हैं तो जो 20 तारीख को पेपर होने वाला है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो इस वीडियो से बाहर आ जाए। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। तो देखिए ये कोई वो तो पेपर है नहीं कंपटीशन का कि आप अगर पेपर इसको शेयर करेंगे तो आप जो है कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि आपके मित्रों का जो है एग्ज़ाम पास हो जाएगा और वो जो है बैक उनका नहीं लगेगा। तो आप अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिए और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्ध के कितने प्रकार हैं? बुद्ध के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए कि बुद्ध के कितने प्रकार होते हैं। तो बुद्ध के प्रकार में क्या होता है, पहला मूर्त बुद्धि होती है, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। तो अगर हम बात करें, ये जो मूर्त बुद्धि होती है, जो आपको मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है वो मूर्त बुद्धि होती है, जो अमूर्त बुद्धि होती है वह दिखाई नहीं देती है। और तीसरा क्या है, सामाजिक बुद्धि। तो आप क्या बताएंगे, बुद्ध के कितने प्रकार होते हैं? तो आप बताएंगे 3 प्रकार। कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि होती है। अब देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है बुद्ध की विशेषताएं लिखिए। बुद्ध की आपको क्या करना है, विशेषताएं लिखना है। तो विशेषताएं क्या होती हैं, आप हेडिंग बनाएंगे, बुद्ध की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। आपको हेडिंग बना बना के लिखना है। देखिए बाबू, इसमें आपको लिखने का ही क्या मिलता है, नंबर लिखता है। आप जो है पूरा अच्छे ढंग से लिखिएगा। देखिए आपको हेडिंग बनाना है बुद्ध की प्रमुख विशेषताएं। तो ये हो गया, हेडिंग हो गई। अब आप लिखेंगे पहले बुद्ध की विशेषता क्या है, बुद्ध व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। क्या है, बुद्ध व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, पहला हो गया। दूसरा क्या है, बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को अपने पूर्व अनुभवों को लाभ उठाने की क्षमता प्रदान करती है। और चौथा लिखेंगे, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों और जटिल समस्याओं को सरल बनाती है। आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कहा है कि अमूर्त बुद्धि का अर्थ बताइए। तो यह बुद्धि व्यक्ति में ज्ञानोपार्जन के प्रति रुझान उत्पन्न करती है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में पूछा है, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में पूछा है बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है दीर्घ उत्तरी में भी आ सकता है कि बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो उसमें जो है आपको यहाँ केवल सिद्धांत लिखने के लिए कहा है। जब दीर्घ उत्तरी में पूछेगा तो इस पे जो है विस्तार से टिप्पणी लिखने के लिए कहेगा। तो आपको ये हेडिंगें बहुत जरूरी याद करना है। तो आप पहले हेडिंग बनाएंगे, बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत निम्न है। बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है? पहला है एक कारक सिद्धांत। क्या है? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत और समूह कारक सिद्धांत। और पांचवा है पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो आपको बस केवल इतना लिखना है। जब पूछेगा 2 नंबर में पूछेगा तो आपको केवल इनके बारे में मतलब ये लिख देना है
सिद्धांत लिखना है। जब यही दीर्घ उत्तरी में पूछेगा या अति लघु उत्तरी में पूछेगा तो इसके बारे में लिखना है, एक कारक सिद्धांत के बारे में लिखना है। तो आप जो क्या बताएंगे, बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत कितने हैं, तो बताएंगे 5 दिया है। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत और पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहे हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है संवेग किसे कहते हैं, संवेग किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुभूति की गहनता को संवेग कहते हैं। क्या कह रहा है इसमें, अनुभूति की गहनता को संवेग कहते हैं। संवेगों के द्वारा अस्थायी भाव तथा आदर्शों को विकसित किया जा सकता है। अब एक और छठा क्वेश्चन है, इसी में दिया है। छठा क्वेश्चन है संवेग की दो उपयुक्त परिभाषा लिखिए। क्या करना है आपको, संवेग की परिभाषा लिखना है। किसके अनुसार बता रहा है, वुडवर्थ। क्या है, वुडवर्थ के अनुसार। खूब अच्छी सी हेडिंग डालेंगे, वुडवर्थ के अनुसार, फिर लिखेंगे संवेग शरीर की आंदोलित दशा है। क्या है, संवेग शरीर की आंदोलित दशा है, वह अनुभूति की क्षुब्ध दशा है। अब पीटी यंग के अनुसार, पीटी यंग के शब्दों में संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है जिसके अंतर्गत व्यवहार, चेतना, अनुभव आदि क्रियाएं संपन्न होती हैं। अब इसमें देखिए सातवां क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन में पूछा है संवेगों का दो महत्व लिखिए। संवेगों का दो महत्व लिखना है। तो संवेग का दो महत्व क्या होगा, संवेगों द्वारा बालकों के भाव तथा आदतों को नियोजित किया जा सकता है और इसके द्वारा बालकों को रचनात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आपका आठवां क्वेश्चन है। आठवें क्वेश्चन में पूछा है, देखिए ये जो है हम आपको एकदम इम्पोर्टेंट करवा रहे हैं, जो आपको परीक्षा में आने से जो है उद्देश्य से हैं। तो ये देखिए, अब प्रतिभाशाली बालक, अगर आपको प्रतिभाशाली बालक कहीं दिख जा रहा है तो आपको उस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, कैसे हल करना है, उसको देखना है। देखिए प्रतिभाशाली बालक की क्या पूछा है, परिभाषा, तो आप किसके अनुसार देंगे, टर्मन और ओडन के अनुसार। क्या है, टर्मन और ओडन के शब्दों में या के अनुसार लिखेंगे। तो क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की एकरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होता है। ये क्या हो गई, परिभाषा हुई, किसके अनुसार हुई है, टर्मन और ओडन के शब्दों में हुई है या के अनुसार हुई है। अब जो है आठवें के बाद ये जो नौवां क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें नौवें क्वेश्चन में क्या है, प्रतिभाशाली बालकों की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उसकी 4 विशेषताएं क्या हैं। तो पहली आपकी विशेषता क्या होगी, उनकी जो बुद्धिलब्धि होती है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, 130 से 170 तक होती है और ये मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता व तीव्र चिंतन करते हैं। और तीसरा क्या लिखेंगे आप, विशाल शब्दकोश, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके पास विशाल शब्दकोश होता है। और चौथा क्या लिखेंगे, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठता होती है, उनके पास वे सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ होते हैं। और इसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन में पूछा है, क्या कहा है, सृजनात्मक बालक किसे कहते हैं, सृजनात्मक बालक किसे कहेंगे। तो क्या होगा, जो बालक किसी नवीन वस्तु का निर्माण करने व जीवन में अभिनय व्यवहार करने की योग्यता रखते हैं उन्हें सृजनात्मक या रचनात्मक बालक कहते हैं। बस केवल आप अपने दिमाग में ये बैठाइए कि अगर सृजनात्मक बालक की बात कर रहा है तो आप केवल ये देखेंगे कि जो कोई चीज नई बना दे रहा है, जो क्या बना दे रहा है, नई वस्तु बना दे रहा है। जैसे मान लो अभी पहले से, बहुत पहले से चल रहा है कि कुम्हार जो है बनाते चला आ रहा है, घड़ा बनाते आ रहा है, उसमें कोई डिजाइन नहीं कर रहा है। अब जो उसका लड़का आया, उस जो है घड़े में कोई डिजाइन बना दिया, तो वो क्या हो गया, वो सृजनात्मक बालक कहलाएगा। और नहीं तो ये कहिए कि वही जैसे उसका पिता बना रहा वैसे वो बना रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, परंपरागत हो जाएगा। तो आपको केवल सृजनात्मक बालक से संबंधित इतना याद करना है कि कोई नई वस्तु का निर्माण कर दे रहा है, पहले से कोई दूसरा बना दे रहा है, तो वो सृजनात्मक बालक होगा। देखिए 11वां क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है,
सृजनात्मक बालक को परिभाषित कीजिए। हम कह रहे हैं आप ये सीरीज जो है एकदम बगैर देखे हुए जाइएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको परीक्षा से पहले तो जरूर देखिएगा। आपको हम इस थंबनेल जो बनाए हैं परीक्षा से पहले जरूर देख के जाइए। तो ये आपकी वीडियो 1 घंटे की है, तो 1 घंटे में आप इस वीडियो को देख लीजिए, 20 नंबर आपका कंफर्म होगा बाबू। अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिए। देखिए क्या है, 11वें क्वेश्चन में सृजनात्मक बालक को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मक बालक अभी बताए हैं क्या होता है, जो नई वस्तु बना दे वो सृजनात्मक है। तो डैव हल के अनुसार क्या कहते हैं, सृजनात्मक बालक वे बालक हैं जिनमें ऐसी मानसिक योग्यता होती है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रकट करने में पूर्णतः रचनात्मक अभिव्यक्त करते हैं। तो अभी हम आपको बताए हैं कि अगर एक वर्ड आप याद कर लिए कि कोई नई वस्तु का निर्माण करना, पहले से नया करना, तो वो क्या होगा, वो सृजनात्मक बालक होते हैं। तो इसमें यही आपको याद लिखना है, सृजनात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनमें ऐसी मानसिक योग्यता होती है जिसके द्वारा वह किसी नवीन रचना या विचारों को प्रकट करने में पूर्णतः क्या होते हैं, रचनात्मक अभिव्यक्त करते हैं। अब देखिए ये जो आपका 12वां क्वेश्चन है, 12वें क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है, सृजनात्मक बालकों के 4 प्रकार बताइए। सृजनात्मक बालक के 4 प्रकार आपको बताना है। तो पहला क्या है, तो हेडिंग आप बनाएंगे खूब अच्छे से, सृजनात्मक बालकों के 4 प्रकार निम्न है। सृजनात्मक बालकों के 4 प्रकार निम्न कौन कौन से। पहला है वैज्ञानिक सृजनात्मकता, नए प्रयोग व शोध, जो क्या हो, वैज्ञानिक के क्षेत्र में नया नया जो आविष्कार कर रहा है वो सृजनात्मक बालक है। दूसरा है तकनीकी सृजनात्मकता, मतलब जो नई नई जो है युक्ति बना रहा है वो क्या है, सृजनात्मक बालक, नया कार्य या तकनीक। और अब देखिए साहित्य सृजनात्मकता, साहित्य सृजनात्मकता में लेखन, कविता आदि। फिर सौंदर्यात्मक सृजनात्मकता, नई विधि। ये आपको सृजनात्मक बालक के 4 प्रकार हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है संवेगात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है। क्या पूछा है, संवेगात्मक बुद्धि का क्या अर्थ है। तो संवेगात्मक बुद्धि से आपका क्या अभिप्राय है। तो संवेगात्मक बुद्धि एक योग्यता है जिससे हम अपने स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं एवं संवेगों को पहचानते हैं एवं अपनी भावनाओं को अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों के लिए प्रबंध करते हैं। तो ये हो गया। और देखिए 14वां क्वेश्चन है, 14वें क्वेश्चन में पूछा है कि संवेगात्मक बुद्धि की एक परिभाषा दीजिए। संवेगात्मक बुद्धि की एक परिभाषा आपको देना है। तो किसके अनुसार बता दें, आपके साल्वे तथा मायार्स के अनुसार। साल्वे तथा मायार्स के अनुसार क्या लिखेंगे, संवेगात्मक बुद्धि एक योग्यता है जिससे हम स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों की भावनाओं तथा संवेगों का अन्वेषण करते हैं, इन सूचनाओं के आधार पर उनमें अंतर करते हैं और अपने कार्यों एवं चिंतन को निर्देशित करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। आप शिक्षक हैं और आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। तो आप पहला बनाएंगे, अध्यापक शिक्षार्थी के स्वभाव, गुण, शक्ति, रचना आदि की जानकारी करने में लाभ उठाता है। अध्यापक विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास की स्थितियों को जानने और तदनुकूल शिक्षा देने में लाभ उठाता है। ये हो गया। 16वां क्वेश्चन है, 16वें क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं 2 तकनीकों को बताइए। क्या करना है आपको, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किन्हीं 2 तकनीकों को आपको लिखना है। तो पहला क्या लिखेंगे, बालकों को पारिवारिक कार्यों से कुछ समय तक मुक्त अवश्य रखा जाए, नहीं तो उनकी सृजनात्मकता अवरुद्ध हो जाएगी। देखिए अगर आपको सृजनात्मक बालक बनाना है तो आपको बालकों से अपने घर के कार्यों से क्या करना होगा, मुक्त करना होगा। दूसरा क्या है, परिवार का संपूर्ण वातावरण स्वतंत्र, लचीला एवं जनतंत्री होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के वातावरण से उनकी सृजनात्मकता का उचित मात्रा में विकास होता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन तो आप बहुत पढ़ कर जाइएगा जरूर।
इसमें क्या क्या है इसको याद कर लीजिएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि बुद्धि और विकास में अंतर बताइए। आपको क्या करना है, बुद्धि का मतलब आप क्या बताएंगे, वृद्धि का मतलब और विकास। आपको वृद्धि और विकास का अंतर पहले जान लीजिए क्या होता है। पहले इसको जान लें कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है, विकास का अंतर क्या होता है। देखिए वृद्धि क्या होती है, ये जो है आप पहले हेडिंग डालेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। अब उसके बाद या तो आपकी इच्छा है तो आप एक ही में लिखिए, नहीं तो फिर लिख लीजिए एक में वृद्धि लिखिए और एक में लिखिए क्या लिखिए, विकास लिखिए। तो देखिए वृद्धि जो होती है ये कुछ समय तक जाकर क्या होती है, रुक जाती है। ये वृद्धि वृद्धि क्या होती है, कुछ समय तक आप जाकर रुक जाती है, लेकिन विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता है। ये विकास कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। वृद्धि क्या होती है, कुछ समय बाद आपकी रुक जाती है, 14 आपकी जो है 24 साल 25 साल के बाद यह वृद्धि रुक जाती है, आप बढ़ते नहीं हैं। अब देखिए इसमें जो दिया है उसको जान लें। वृद्ध शब्द शरीर के किसी एक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। अभी बताया ना कि वृद्धि जाकर किसी समय में रुक जाती है। वृद्धि शब्द शरीर के किसी पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है, जबकि विकास शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व में संपूर्ण परिवर्तन को संयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है। और दूसरा क्या है, वृद्धि की प्रक्रिया को विकास की संपूर्ण प्रक्रिया का एक चरण कहा जाता है, कहा जा सकता है, जबकि विकास शब्द स्वयं में ही बहुत विस्तृत शब्द है। वृद्धि इस प्रक्रिया की एक उप प्रक्रिया कही जा सकती है। आप इसको बहुत अच्छे ढंग से याद करके जाइएगा और बना के आपको लिखना है, आपको लिखने का ही नंबर मिलता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर में पूछा है कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के दो प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ बताइए। आपको किसके बारे में बताना, कोहलर के बारे में। कोहलर एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान में अपनी बहुत जो है परिभाषाएं और सिद्धांत दिए हैं। तो इसमें क्या है, इस विधि से बालक कार्य को शीघ्रता पूर्वक सीख जाता है। इस विधि से बालक की बुद्धि में तीक्ष्णता आ जाती है। उनको क्वेश्चन नंबर 19 में व्यक्तित्व मापन की दो प्रक्षेपी विधियों को बताइए। व्यक्तित्व मापन की दो प्रक्षेपी विधियों को बताइए। तो इसमें क्या है, पहला दिया है रोड्सा का स्याही धब्बा परीक्षण, रोड्सा का स्याही धब्बा परीक्षण। और दूसरा दिया है थीमेटिक एपरसेप्शन परीक्षण, मतलब टीएटी परीक्षण। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पढ़ें तो आप क्या पढ़ें, क्योंकि जो आप पेपर देने जा रहे हैं ये क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ बताना है। क्या करना है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ लिखना है। आप जो है एक शब्द याद कर लीजिए और उसी के सहारे आप जो है बहुत सारा शब्द लिख सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ लिखिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ उस विषय से होता है जो मनुष्य को सीखने सिखाने की मन तथा शरीर से की गई क्रिया का विशेष ढंग से अध्ययन कराता है। वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ है। अब देखिए इसी में 21वां क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन है, क्या क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की दो उपयुक्त परिभाषा दीजिए। आपको शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा तो याद ही करनी है। अगर आप एक आध परिभाषा याद कर लेते हैं तो समझिए आपका बीएड में बैक तो नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप जो है इसको लिखना ही पड़ेगा आपको। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दो उपयुक्त परिभाषा लिखना है। तो पहले किसके अनुसार लिख दें, प्रो एवं प्रो प्रो मतलब प्रोफेसर क्रो एवं क्रो के शब्दों में, क्रो एवं क्रो के शब्दों में क्या आप लिखेंगे आप, या क्रो एवं क्रो के अनुसार लिखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से बुढ़ापे तक व्यक्ति के सीखने से संबंधित अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। ये कौन कहा है, ये कौन कहे हैं, प्रोफेसर क्रो एवं क्रो कहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से बुढ़ापे तक व्यक्ति के सीखने से संबंधित अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। दूसरा क्या, प्रोफेसर स्टीफेंस के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि और विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है।
शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है? शिक्षा के क्षेत्र में नए सिद्धांत निकाले गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए सिद्धांत निकाले गए हैं। जैसे क्या है? सीखने का सिद्धांत, स्मृति के सिद्धांत। इससे शिक्षा आगे बढ़ी। शिक्षा में परीक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य नए ढंग से होने तथा लगा तथा नई प्रविधियां अपनाई गई। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। 23वें में क्या पूछा है? 23वें में पूछा है आपसे, विद्यार्थी की दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान की दो उपयोगिता लिखिए। किसके अनुसार? विद्यार्थी, आपको विद्यार्थी के अनुसार दो मनोविज्ञान की उपयोगिता लिखना है। तो विद्यार्थी अपनी मानसिक शक्तियों एवं क्रियाओं से परिचित होता है और उनको प्रयोग करके अपने शैक्षिक विकास में पूरा पूरा लाभ उठाता है। दूसरा है, विद्यार्थी को अपनी बुद्धि, व्यक्तित्व, चरित्र आदि के लिए मूल्यांकन के साधन मिलते हैं तथा वह अपना मूल्यांकन स्वयं कर लेता है। देखिए, ये हो गया 23 क्वेश्चन और हम अभी 7 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए, पूरी वीडियो आप देख कर जाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में अधिगम या सीखने का क्या अर्थ है? आप जो है अधिगम के बारे में भी पढ़ कर जाइए। अधिगम शब्द का अर्थ केवल जान लीजिए और बीएड में आप पास हो जाइए, क्योंकि आपको एक शब्द का अर्थ मालूम है तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो अधिगम या सीखने का अर्थ क्या है? तो अधिगम या सीखना, अधिगम हो या सीखना दोनों एक ही बात है। अधिगम या सीखना मनुष्य की सक्रिय एवं निष्क्रिय रूप में ज्ञान अर्जित करने की क्रिया है, जिसके फलस्वरूप कार्यों का सफलतापूर्वक एवं कुशलतापूर्वक निष्पादन होता है। ये क्या है? ये सीखने का अर्थ है या अधिगम का अर्थ है। अब देखिए इसमें जो दिया है, कहा है कि 25वें क्वेश्चन में कहा है कि अधिगम की दो परिभाषाएं लिखें। आपको अभी बताए हैं सीखने का या अधिगम का अर्थ बता दिए हैं और अब आप जान लीजिए किसकी परिभाषा? अधिगम की परिभाषा। तो अधिगम की परिभाषा क्या है? प्रोफेसर क्रो एवं क्रो के अनुसार, प्रोफेसर क्रो एवं क्रो के अनुसार आप लिखेंगे ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन अधिगम है। क्या है? ज्ञान और अभिवृद्धि का अर्जन अधिगम है। और प्रोफेसर गिलफोर्ड के अनुसार, प्रोफेसर गिलफोर्ड के अनुसार क्या लिखेंगे? अधिगम व्यवहार के परिमाण स्वरूप होने वाला व्यवहार में परिवर्तन है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम आप जान लिए, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना होता है। अधिगम या सिखाने का अर्थ क्या होता है? तो आपको अभी इसमें बताया गया कि सक्रिय और निष्क्रिय में ज्ञान अर्जित करने की क्रिया है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पूछा है अधिगम की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। क्या लिखना है आपको? अधिगम की कोई 4 विशेषताएं लिखना है। तो अधिगम की 4 विशेषताओं में क्या हो जाएगा? अधिगम मतलब सीखना, विकासात्मक है। अधिगम क्या है? अधिगम विकासात्मक है। सीखना तथा रुचि परस्पर संबंधित हैं। और तीसरा, अधिगम तैयारी व अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है। अधिगम उद्देश्य परक होता है। अधिगम क्या होता है? उद्देश्य परक होता है। ये 26वां क्वेश्चन था। ये 27वां क्वेश्चन है। 27वें क्वेश्चन में पूछा है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। देखिए बाबू, अधिगम के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये तो आप केवल लिख देंगे कि कितने कारक हैं तो आपको ये 2 नंबर मिल जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछ सकता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। तो अब आप लिखेंगे बुद्ध, लिखेंगे फिर जो अभिवृद्धि लिख लिख के एक एक हेडिंग के बारे में आपको पूर्ण रूप से विस्तार करके लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? निम्न है। पहला क्या है? अधिगम को प्रभावित कौन कर सकता है? बुद्धि आपको प्रभावित कर सकता है, अभिवृद्धि कर सकता है, और फिर क्या है? आवश्यकता कर सकती है, अभिप्रेरणा कर सकती है, अवधान एवं रुचि, अभ्यास, संकल्प। तो आपको जब पूछेगा आपसे कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, तो आप बताएंगे बुद्धि बताएंगे, अभिवृद्धि बताएंगे, आवश्यकता, अभिप्रेरणा, अवधान एवं रुचि, अभ्यास, संकल्प आदि। अब इसमें देखिए अधिगम के 4 प्रकार लिखिए। अधिगम के 4 प्रकार लिखने के लिए क्या है? तो अधिगम के कितने प्रकार होते हैं? अधिगम के प्रकार, तो आप पहले हेडिंग डाल लेंगे अधिगम के प्रकार, फिर कौन कौन सा? प्रयास एवं त्रुटि द्वारा अधिगम। क्या लिखेंगे? प्रयास एवं
या प्रयास व त्रुटि द्वारा अधिगम। फिर दूसरा है अनुकूलन या अनुबंधन वाला अधिगम। तीसरा है अनुकरण द्वारा अधिगम। और चौथा है सूझ वाला अधिगम। आपके ये 27 क्वेश्चन हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें क्या पूछा है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत लिखिए। अभिप्रेरणा के सिद्धांत आपको लिखना है, तो आप पहले हेडिंग बनाएंगे अभिप्रेरणा के निम्न सिद्धांत है। क्या है, आवश्यकता का सिद्धांत, स्वस्थ प्रयोगिता का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत तथा पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में क्या लिखेंगे, आवश्यकता का सिद्धांत, स्वस्थ प्रतियोगिता का सिद्धांत, सुख दुख का सिद्धांत, पुरस्कार एवं दंड का सिद्धांत। अब देखिए इसमें 29वां पूछा है, 29वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की एक उपयुक्त परिभाषा दीजिए। आपको अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखना है। तो प्रोफेसर मैकडोनाल्ड के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर पाए जाने वाला एक ऊर्जा परिवर्तन है जिसकी विशेषता भावात्मक, जागृत और आशान्वित लक्ष्य की ओर प्रक्रिया होती है। तो ये हो गई आपकी अभिप्रेरणा की परिभाषा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, अभिप्रेरणा का शिक्षा में क्या महत्व है। अभिप्रेरणा का शिक्षा में क्या महत्व है। अभिप्रेरणा से संकल्प का विकास होता है। अभिप्रेरणा से संकल्प का विकास होता है, तनाव दूर होता है, रुचि व अभियोग्यता का विकास होता है, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। और 31वां क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन में अभिप्रेरणा अधिगम के लिए उच्च कोटि का राजमार्ग है, किसने कहा है। ये किसने कहा है, तो प्रोफेसर स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा को अधिगम के लिए राजमार्ग की संज्ञा दी गई है। अब देखिए 32वां क्वेश्चन है। 32वें क्वेश्चन में पूछा है, बालकों को किस प्रकार अभिप्रेरित किया जा सकता है। बालकों को किस प्रकार अभिप्रेरित किया जा सकता है, तो बालकों को उचित निर्देशन व परामर्श देकर, शिक्षण में सहायता प्रदान कर व लक्ष्य प्राप्ति में पूर्ण सहयोग प्रदान करके अभिप्रेरित किया जा सकता है। देखिए ये हो गए आपके 32 क्वेश्चन हो गए, किसके, 2 नंबर वाले हो गए। आपके 32 क्वेश्चन हम 2 नंबर वाले करवाए हैं। देखिए इससे संबंधित आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर मिल जाएंगे।